आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छी बात क्या है इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन की पढ़ाई तो करनी है, लेकिन रिप्रोडक्शन आपको सिर्फ ह्यूमंस का पढ़ना है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना होता तो टेंशन वाली बात थी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म गेस्टेशन पीरियड डिफर करेगा, बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इस चैप्टर में सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आपको पढ़ाई करनी है। ह्यूमन मतलब होमोसेपियंस, और रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखिए ध्यान से, री लगा है, री मतलब अगेन। प्रोडक्शन मीन्स किसी चीज़ को फॉर्म करना, बनाना। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स अपनी स्पीशीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो ह्यूमन की जो स्पीशीज है इस पूरे अर्थ पर से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक, और पूरा जो कंप्लीट यहाँ पे आपको सीखना है, तो सारी टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पे मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, इन्हीं सब के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, जब आप अपने इंट्रोडक्शन के पेज को देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या है, चैप्टर का नेम ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिखा हुआ। रिप्रोडक्शन का मतलब भी आपको पता है कि रिप्रोडक्शन की वजह से, जो भी मैंने तुरंत आपको एक्सप्लेन किया, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन कैसे करेगा? मेंटेन ऐसे करेगा कि जब वो अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा तभी तो उसके नंबर को मेंटेन करने के बारे में सोच सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी। मतलब प्रोजेनी को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, अपने स्पीशीज के नंबर को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन मेंटेन होने के पीछे जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब है वो ये है कि सबसे पहले यहाँ जो आपको लार्जर इन साइज ओवम नजर आ रहा है, ये किसके साथ फर्टिलाइज करेगा? स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, अब एक चीज इसमें, यहाँ पे आपको जो बहुत सारे नंबर में स्पर्म्स नजर आ रहे हैं, इतने ही नहीं होते, मिलियंस के नंबर में होते हैं। डेटा हम लोग आगे जाके और भी देखेंगे। और इन मिलियंस के नंबर में से भी सिर्फ एक ही क्या करेगा, इसमें फर्टिलाइज करने का काम करेगा। तो फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमेना है, इसी के बेस पे सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग फोकस करके पढ़ाई करेंगे और सीखेंगे। अब तो क्या सीखा आपने? सबसे पहली चीज़, तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किस चीज़ से करेंगे? रिप्रोडक्शन से करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन का पेज है वहाँ से एक बार आप टैली कर लेंगे कि कहीं कोई वर्ड या टर्म जो है वो मिस तो नहीं हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो ये प्रोसेस है यहाँ पे, जो जानते हैं बचपन से, आप छोटी क्लासेस से जब से स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहा होता है तब से रिप्रोडक्शन टर्म तो बच्चों ने सुना ही होता है। अब तो बहुत अर्ली क्लासेस में बच्चों को दे दिया जाता है रिप्रोडक्शन। बिल्कुल शॉर्टेस्ट मैं बता रही हूँ आपको, द प्रोसेस, ऑब्वियस है क्या है, ये प्रोसेस है। ठीक है, ऑफ प्रोड्यूसिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको, ये तो ऐसे शॉर्टकट में जैसे होता ना, किसी ने पूछा और हमने डिफाइन कर दिया, ये तो बस उसकी बात है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, या ऑफस्प्रिंग अपने आप में ही प्लूरल है, तो ओनली ऑफस्प्रिंग लिखेंगे हम लोग। और जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, अब अगर आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, अगर हम और करके लिखते हैं यहाँ पे, तो बुक में जो आपके दे रखा है, जो आप जानते हैं ऑलरेडी, जो मैंने आपको सिखा रखा है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या लिखते हैं हम लोग? कहते हैं reproduction is defined as a biological process in which any living organism any लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम पूरे लिविंग सिस्टम में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस
offspring which are similar to itself, similar to itself अपनी ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, सेम स्पीशीज का यहाँ पे बोल रहे हैं, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। इसके बाद अभी मैंने बात करी फर्टिलाइजेशन की, किसकी, फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन अगर ये नहीं तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने का कोई बेसिस ही नहीं बच जाता। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। एक मेल गेमेट होगा और एक फीमेल गेमेट होगा, तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स हो गया। यहाँ पे ये गेमेट्स जो हैं, जो यहाँ ओवम है और यहाँ जो स्पर्म है, यही फ्यूज करेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि क्या है ये फर्टिलाइजेशन है। नहीं फ्यूज कर सकता, फर्टिलाइजेशन टर्म का यूज हम नहीं करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये स्पर्म यहाँ पे नजर आ रहा है तो इसका बनना भी होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन का फिनोमेना है, तो इसमें एक और टर्म आपके पास क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस का आता है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस में सिंथेसिस और फॉर्मेशन होता है, हम लोग शॉर्टकट में वैसे ही लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हमने भी लिख दिया यहाँ पे। गैमेट्स ही फॉर्म होंगे, इस टर्म में ही ऑलरेडी दिख रहा है, आपको कुछ अलग से याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो अगर हम इस गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करें, तो इस गैमेटोजेनेसिस में और दो बातें होंगी। ये नोट कर लिया सबने, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये क्रिस्टल क्लियर है। और लिख, हाँ वेरी गुड, अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ देंगे। चलिए, तो मैंने आपको अभी अभी क्या बोला कि अगर गैमेटोजेनेसिस होना है तो गैमेटोजेनेसिस में और दो बातें होंगी। अगर मेल में होगा, स्पर्म फॉर्म होगा, देन स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल में होगा तब हम लोग बोलेंगे oogenesis। बोलने का क्या मतलब हुआ कि अब हमें अलग अलग टर्म्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। अगर हमें मेल वाले का बोलना है, हमें स्पर्मेटोजेनेसिस बोलना पड़ेगा। अगर हमें फीमेल वाले का बोलना है, ये रहा मेल वाला, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल वाले को मार्क करना है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसके बाद अगर स्पर्मेटोजेनेसिस को लिखना है आपको, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स, इसे लिख लेते हैं हम लोग, द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स, की अलग से गैमेटोजेनेसिस तो हमने लिख ही रखा है। देन oogenesis के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये जो मैंने यहाँ लिखा, द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इसको क्या कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम हो जाएगा। बस ये गैमेटोजेनेसिस एक पार्ट हो गया। एक पार्ट क्या हो गया आपके पास, गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट का बनना, लेकिन गैमेट जो है, अब तीसरी कोई गुंजाइश तो नहीं है ना, तीसरा कोई आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट देख नहीं सकते। तो आपके पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है। तो ये अच्छी बात है कि थर्ड कोई चीज आपको यहाँ पे नहीं सीखी।
अब इसके बाद फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन सब कुछ लिखने के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन, तो जो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स है, मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ फॉर्म, क्या करेगा ये फॉर्म ऑफ, हाँ डिप्लॉयड जाइगोट, हाँ वो उसमें भी कैसा है वो, उसकी प्लॉइडी 2n है, डिप्लॉयड है वो, डिप्लॉयड जाइगोट, वो क्या बना रहा है, डिप्लॉयड जाइगोट बनाने का काम कर रहा है। तो अब ये सवाल उठता है, हालांकि जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट पेज पे आपके एनसीईआरटी में इम्प्लांटेशन टर्म लिखा है, उसको वहाँ नहीं दिया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि बाद में तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन हाँ, अगर कोई टर्म दिया जाता है तो उसमें दो बातें हो जाती हैं कि अगर आपको टर्म दिया जा रहा है तो उसको सीखना तो पड़ेगा। अब हवा में अगर बताएं तो वो भी बच्चों को समझ नहीं आएगा, अगर आपको दिया है तो सीखना कैसा है, तो कंप्लीट सीखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी अभी मैंने आपको बोला कि एक टर्म आपको लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन, क्या लिखा हुआ है, इम्प्लांटेशन लिखा हुआ है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में, तो आपको यहाँ जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ। 10th में भी मैंने समझाया था, बट उस वक्त काफ़ी कम बच्चे थे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन क्या करेंगे हम लोग इसमें, समझा रही हूँ मैं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा द फेनोमेना ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस। अब यहाँ पे कहाँ फंसे आप, ब्लास्टोसिस। द फेनोमेना ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस टू द यूटेराइन वॉल। अब तो ठीक है, लेकिन हाँ, अब इम्प्लांटेशन अगर बोल दिया जाए तो अगर हम सिर्फ ऐसे डिफाइन करके छोड़ दें तो ऑब्वियसली किसी भी बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो समझने वाली बात क्या है, तो समझेंगे ध्यान से। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत उम्दा डायग्राम है, मैं जितनी तारीफ करी जाए कम है। रीज़न क्या है, ये एक ऐसा इमेज आपके सामने अवेलेबल है जिसमें कि यूट्रस की वॉल से अटैच हुए ये इनर सेल मास भी बहुत बढ़िया और क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, बहुत उम्दा इमेज है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ूँगी। मैं अब इसको समझाने जा रही हूँ, मैंने तो बोल दिया बहुत आसानी से, जितना मैंने अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू द यूटेराइन वॉल, लेकिन अब इतने से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको ये जो आपने अभी अभी लिखा है उसको सीखना पड़ेगा, सीखना कोई छोटा काम नहीं है। पूरा प्रोसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट हाँ कम से कम ये स्टेटमेंट समझ आ जाए, उस लायक तो बना ही दूंगी आपको। चलिए, तो अब समझेंगे ध्यान से मैं बोल क्या रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ, अच्छा इतना तो पहचानते हैं ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या नहीं, इतना तो पहचानते हैं ना। यस मैम। हाँ, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, अलग से पढ़ना है आपको। हाँ, इतना तो पता है, ठीक है, वेरी गुड। ये जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब कहानी क्या है तो सुनिए ध्यान से। ये ओवरी है, ये दिस इज ओवरी। ठीक है, हुआ ऐसा कि ओवरी ने ओवम बना के रिलीज किया। ओवम को ही oocyte कहते हैं, ऊ जहाँ भी आएगा, ओ ओवम, साइट में सेल, ओवम को ही oocyte कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है कि ये मैम बोल तो रही है ओवम, बट यहाँ लिखा oocyte है। ओवम रिलीज हुआ, स्पर्म ने ओवम के साथ फर्टिलाइज किया। एक और यहाँ पे जाइगोट बनना चाहिए था यूनिसेलर, बट आपको पता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट ने क्या किया, या इसने यहाँ पे फर्टिलाइज करके ये जाइगोट मार्क किया जा रहा है। फर्स्ट क्लीवेज, मतलब पहला जो यहाँ पे डिवीजन हुआ, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 8 to 16 सेल्ड स्टेज,
16 to 32 सेल स्टेज। इतना तो सबको पता है, 11th में माइटोसिस मैंने सबको पढ़ा रखा है। जाइगोट बनने के Yes, बाद ma'am. आपकी जो इतनी बड़ी मल्टी सेलुलर बॉडी बनी है, द वन एंड ओनली माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट साइज ऑफ योर बॉडी। तो ये जो माइटोसिस हुआ, और ये जो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोला मैंने? ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट की क्या खासियत है कि इसके पास दो तरह के सेल होंगे। ब्लास्टोसिस्ट के पास टू टाइप्स ऑफ सेल्स अवेलेबल होंगे। अब यहाँ जो अटैच्ड है ये आपको और अच्छे से कब समझ आएगा, जब आप एक और इमेज को समझेंगे तब आपको समझ आएगा, जब हम ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बात करें। ठीक है? तो ब्लास्टोसिस्ट में लेबल्स तो मैं याद करा रही हूँ आपको, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमेज के ऊपर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 1, ब्लास्टोसिस्ट contains two types of cells. Outer cells are known as trophoblast cells, while the inner cell is termed as inner cell mass या internal cell mass, या इसको शॉर्ट में ICM भी बोला जाता है। यही आपको याद रखना है। अब ऑब्वियस है, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। अब ये इमेज है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था इतना अच्छा तो कहीं नहीं दिखेगा आपको, वो भी तो डायग्राम है, यहाँ पे बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। ठीक है, अपना एक कॉमन सेंस लगाएंगे। जब यहाँ पे इनर सेल मास अवेलेबल है तो, और बाहर के साइड में ये जो कवरिंग है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की है, तो इसके बीच में जो स्पेस होगा, यस और नो, स्पेस होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो सील मतलब या सिलोम मतलब कैविटी सिखा रखा है मैंने। जब से आप बायो पढ़ रहे हैं कई बार मैंने आपको ये टर्म रिपीट करा है, और मैंने आपको ये बात सिखाई है, सिलोम मीन्स कैविटी। तो एग्जैक्टली उसी Yes, ma'am. तरीके से जो यहाँ पे ये स्पेस बचा ना, इसको ब्लास्टोसील लिखा हुआ है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद का कॉमन सेंस लगाना है, आप यहाँ पे समझ जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसिस्ट के कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक आउटर लेयर है, दैट इज पेलुसिड जोन, जो आगे जाके आप सीखेंगे। अभी आपको इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, अभी आपको दो बातें सीखनी है। अगर आपको समझ आया, नहीं आया तो वापस मेरे से पूछेंगे। आपको दो बातें सिखाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम शो करा है। पॉइंट नंबर 1, द आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट सेल एंड द इनर लेयर इज इनर सेल मास। इतना समझ आया कि नहीं आया? बस दो ही चीज़ आपको सीखनी है। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. एक और चीज़ आपको क्या सीखना है, अभी अभी जो मैंने आपको ये इम्प्लांटेशन का इमेज शो करा है, तो मैंने जो ये बताया आपको, ये डायग्राम जो आपके सामने अवेलेबल है, इट कंटेन 16 to 32 सेल्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ब्लास्टोसिस्ट। आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा 8 to 16, 4 to 8, 2 to 4, 16 to 32। किसको मार्क करेंगे? 16 to 32 किसको मार्क करेंगे? 16 to 32। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, द फेनोमेना ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। वॉल रह गया यहाँ पे, मार्क कर देती हूँ। टू द, अगर मैं यूट्रस लिख देती तब तो ठीक था, लेकिन यूटेराइन लिखा है तो यहाँ पे वॉल लिखना जरूरी है। यूटेराइन वॉल, अब ठीक हो गया। और यूट्रस भी लिख सकते, क्या दिक्कत? अगर आपको एक ही लिखना है तो यूट्रस से अटैच हो रहा है, उसके वॉल से अटैच हो, बट अटैच तो हो रहा है। तो द यूटेराइन वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ये क्रिस्टल क्लियर है सबको? समझ आया? Yes, ma'am. इसका वापस से स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि वो यूटेराइन लिखा हुआ था ना, उसमें मैंने वॉल नहीं ऐड करा था, उसको वापस से लेंगे। हो गया? Yes, ma'am. Done. चलिए, अब आगे देखिए। अब ये जब हमने लिख के रखा है तो इस बेसिस पे हम करते क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, हम लोग ब्लास्टोसिस्ट सीखेंगे। सीख तो रखा है आपने, लिखेंगे। सीखेंगे नहीं, लिखेंगे, है ना। याद हो गया ना ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? समझ हाँ, आया ma'am. सबको? चलिए, तो हम लोग लिखेंगे ब्लास्टोसिस्ट। और इम्प्लांटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखेंगे हम लोग, तो ऐसे लिख लेते हैं 16 to
32 celled stage that gets implanted on uterine wall, हो गया, on uterine wall। अब ठीक है, जो यूट्रस की वॉल पे अटैच होता है वही ब्लास्टोसिस्ट है और कुछ नहीं है। ना मोरुला, ब्लास्टुला, जायगोट कुछ भी अटैच नहीं हुआ। किसके पास अटैच होने का पावर है? सिर्फ 16 to 32 सेल स्टेज के पास। अब कोई डॉक्टर ऐसा है, कोई प्रैक्टिशनर ऐसा है जिसने आईवीएफ सेंटर ओपन करके रखा हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन इन द लैब कंडीशन, ठीक है। अगर ये 16 to 32 सेल स्टेज नहीं बनाया उसने और वो जबरदस्ती जायगोट को ले जाके यूट्रस में छोड़ दे, फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा। 8 सेल स्टेज को ले जाके यूट्रस में रिलीज कर दे, फेल हो जाएगा। जब भी अटैच होगा यूट्रस की वॉल पे, सिर्फ और सिर्फ ये 16 to 32 सेल स्टेज ही यूट्रस की वॉल से अटैच हो सकता है। समझ आया सबको? समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो आपने क्या क्या सीखा जो आप जानते भी थे ऑलरेडी? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज इम्प्लांटेशन, and what gets implanted on uterine wall, that is blastocyst। और ब्लास्टोसिस्ट में कितने सेल्स होते हैं? 2 सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आउटर सेल की कवरिंग को हम लोग कहते हैं, और एक हम लोग क्या कहते हैं? इनर सेल मास। क्या कहते हैं? ये वापस आएगा जब मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूंगी ना। इम्प्लांटेशन भी तो करना है लास्ट में, तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस से पढ़ेंगे। अभी मुझे आपको इम्प्लांटेशन समझाना था इंट्रोडक्शन के तौर पे। आपके फर्स्ट पेज पे मेंशन किया हुआ है तो सीखना तो पड़ेगा। तो जिसकी वजह से मैंने आपको ये सिखाया, और ये इमेज भी बहुत ही बढ़िया है जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अब फर्स्ट पेज पे जब आप एनालाइज करेंगे, मैं शो कर रही हूँ, उस पर भी आऊंगी अभी। तो आपको ना एक, जो कि आप जानते भी हैं, बोलचाल की लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करा जाता है, कोई नया टर्म नहीं है, आपने सुना भी होगा पहले से ऑलरेडी, 10th में भी सुना होगा। अब देखिए, एक टर्म आता है आपके पास, gestation पीरियड। gestation पीरियड बोलने का क्या मतलब है इसका? वो पीरियड जो कंसेप्शन, मतलब फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो गया, तब से लेके जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होता, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? gestation पीरियड बोलते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा मैं लिखूंगी यहाँ पे, द पीरियड इज द टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थिंग। बस हो गया। तो पार्चुरेशन कर देते हैं। चाइल्ड बर्थ को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं बायो में, RITION। इसी बहाने एक टर्म भी सीखेंगे आप लोग, यहाँ में लिख देती हूँ, चाइल्ड बर्थ। हो गया बस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पार्चुरेशन। तो द पीरियड इज द टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड पार्चुरेशन। क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? जेस्टेशन पीरियड। अब एक बात बताएंगे, Yes, ma'am. ह्यूमंस क्या है? ओवीपेरस है या वीवीपेरस है? ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस क्या है? वीवीपेरस है। क्या है ये? वीवीपेरस है। क्योंकि ये डायरेक्ट यंग वंस को और चाइल्ड को बर्थ करते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं इसको? वीवीपेरस। लिखा हुआ है तो बताना पड़ेगा, ये तो 9th क्लास में बच्चा पढ़ता है, ठीक है। और जो मैंने अभी भी गेस्टेशन पीरियड लिखा है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन वाला एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। क्या जाता है लिखने, बताइए आपको। फॉर एग्जाम्पल,
average human female pregnancy last 280 days। एवरेज है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। और 40 वीक हो गया, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट हो गया। अब हम लोग फर्स्ट पेज को एनालाइज करेंगे। एक और चीज रह गया, इंसेमिनेशन। क्या रह गया? इंसेमिनेशन रह गया। वो भी 0 लेवल का है, उसको भी क्या जाता लिखने में। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम, नोटेड। एक और टर्म है आपके पास, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या है, ना पहले का ना उसके बाद का। सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स है तो क्या होगा? स्पर्म्स होगा। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स into female reproductive tract into female reproductive tract। बस इतना ही है। अब ऐसा नहीं कि उसके पीछे का गेमेटोजेनेसिस हमें इसमें ऐड करना, नहीं ऐड करना। इवन की फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन तक ऐड नहीं करेंगे हम इसमें। सिर्फ ये कितना है, जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट में ट्रांसफर हो रहा है, बस उतना ही है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। अगर ये लैब कंडीशन में कराया जाता है, या फिर स्पर्म्स में मोटिलिटी कम है, फैलोपियन टिप तक नहीं जा पा रहा, कोई एरर है, या कोई भी XYZ रीजन हो, अगर इसको, या फिर एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम में जब आप पढ़ेंगे, जहाँ पे दो अलग अलग मतलब स्पीशीज तो सेम है, बट अगर आपने एक ऐसे एनिमल को सिलेक्ट करा है जिसका डिजीज रेसिस्टेंस पावर बहुत अच्छा है, काऊ के केस में अगर हम बात करें, तो दूसरी ऐसी काऊ को आपने सिलेक्ट करा है जिसमें मिल्क क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे स्पर्म्स को डायरेक्ट इंसेमिनेट किया जा सकता है अपने चॉइस ऑफ जो एनिमल है उसके स्पर्म को उस काऊ के वेजिना में। तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो सारा डेफिनेशन सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर्टिफिशियली हो गया। फिर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? समझ आया? मैम आप ये कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके मैम। अच्छा मैम, बोल दो ये वाला पार्ट और एक बार, संदर्भित इंसेमिनेशन का। इंसेमिनेशन देखिए, हाँ मैम, थोड़ा सा समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है। सिर्फ मैंने इतना बोला है, अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पर्म्स की एंट्री हो जाना, बस इतने को ही इंसेमिनेशन बोलते हैं। अब आया समझ में? ये तो कैथेटर के हेल्प से जो कराया जा रहा है, ये तो इनविट्रो कंडीशन मतलब लैब कंडीशन, ये तो लैब कंडीशन का बताया जा रहा है। बट नेचुरली भी जो पॉपुलेशन के बाद स्पर्म्स की एंट्री होगी यहाँ पे, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। अब समझ आया? क्लियर है? हाँ, यस मैम। चलिए अब
आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो इंट्रोडक्शन का पेज है उसको एनालाइज कीजिए। देखिए अब ये आपकी इंट्रोडक्शन का पेज है, जो मैंने आपको सिखाया है उसको फटाफट यहाँ से एनालाइज करते चलिए। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा, तो ऑब्वियस है ह्यूमन क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो कैसे होगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, क्या है ह्यूमन, तो वीवी पेरा से मैंने मार्क कर रखा है, दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। फिर ये हो गया, फिर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं उसमें क्या क्या आपने इंक्लूड करा है यहाँ पे, गेमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, टाइप्स ऑफ गेमेटोजेनेसिस आर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म that is known as spermatogenesis. Next event is oogenesis, that is formation of ovum in females. What is insemination, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा था, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर क्या होगा, जब ट्रांसफर हो गया तो फ्यूजन होगा, किसका फ्यूजन होगा, स्पर्म का ओवम के साथ। तो क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। It leads to formation of zygote. What is the ploidy of zygote? It's 2n or diploid, and formation of zygote is followed by formation of 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, 16 to 32 cell stage, that is known as blastocyst. And the blastocyst has the only power to get implanted on the uterine wall, and that phenomena is known as implantation. And the period of embryonic development up to childbirth or parturition is known as gestation period. And parturition, the term is for delivery of baby, जो मैंने वहाँ पे मार्क कर रखा है आपको, ठीक है। तो ये सब एक सीक्वेंस में और एक इवेंट में है। कब हो सकता है, सिर्फ प्यूबर्टी के एज के बाद हो सकता है, उसके पहले कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सबसे हैरानी की बात ये है कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप सोचें कि दोनों के डिफरेंस को करने की जरूरत नहीं है, हम इसी तरीके से दोनों को एनालाइज करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूज इन ह्यूमन मेल्स टिल डेथ, तब तक उसमें क्या होगा, वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। बट इन केस ऑफ फीमेल्स oogenesis सीजेस, और अराउंड 45, 50, 55 फीमेल टू फीमेल ये वैरी करता है, जिसको आगे जाके मैं आपको मेनोपॉज सिखाऊंगी। फिर अब जाके यहाँ पे आपको क्या स्टार्ट किया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनालिसिस आपको सिखाई जाएगी। अब इस इंट्रोडक्शन के पेज में कोई दिक्कत किसी को, समझ आया सबको? Yes, मैम ma'am. हाँ मैम फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी एक ही होता है? हाँ बिल्कुल। सिनगैमी जो है वो फ्यूजन के लिए टर्म यूज करते हैं, हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फ्यूजन। तो उसी के लिए हम लोग इंग्लिश का वर्ड क्या बना रखा है, सिनगैमी। तो सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन को सिनोनिमस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैम ये नहीं बोल सकते फर्टिलाइजेशन में न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाए? फर्टिलाइजेशन में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ये कहाँ से आएगा? मैम वो नेट में देखा था। नेट पर तो कुछ भी बोलते हैं। ओके मैम। आप जितना, हाँ जितना पढ़ रहे हैं ना, बस उतने को क्रिस्टल क्लियर करके रखेंगे, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। अच्छे अच्छे टीचर को उठा के पूछिएगा ना, 4-5 टर्म है, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही 20 टर्म आपको लिख दूं, 20 टर्म को डिफरेंशिएट करने को बोल दीजिएगा तो बोलेंगे एक ही है, सब एक ही, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो नहीं पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग। पहले तो अभी तक तो मतलब मैं बिलो 10th क्लास का पढ़ा रही थी आपको, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं सिखाया उसमें आपको, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो एनालिसिस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टार्ट करें हम लोग। Yes, ma'am. मेल ह्यूमन लिखने की इससे जरूरत नहीं है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, बार बार ह्यूमन लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब जो चैप्टर है वो बार बार रिपीट करने का क्या फायदा। तो हम लोग यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है समझने में, इसलिए भी दिक्कत नहीं आती कि ऐसा भी नहीं है कि अदर एनिमल का, जैसे कैसे एनिमल किंगडम चैप्टर से डर लगता है बच्चों को। रीज़न ये है, अब दूसरे का जो भी सिस्टम है, पार्ट है, बच्चों के दिमाग में कई बार ये भी क्वेरी आती है हम क्या करें सीख के। बट यहाँ पे क्या है, समझना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि ह्यूमंस आप खुद ही हैं, और जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस प्लस एनालिसिस बच्चों के पास होता है उसको ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते वक्त कई बार बच्चों के दिमाग में एक क्वेरी आती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेवल इन दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया जाता है तो ये बार बार यूरिनरी ब्लैडर की मार्क करने की जरूरत पड़ती है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे वहाँ नहीं पड़ेंगे हम, मतलब होता है, पोजिशनिंग बताएंगे। तो यहाँ पे इसलिए पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, इसको डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। वास्ट डिफरेंस जो है ये यूरेटर के ऊपर से ये पीछे देखिए ऐसे करके लूप बनाता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से जब कभी भी कहीं भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पढ़ाया जाता है उसमें बच्चों को हमेशा यूरिनरी ब्लैडर भी मार्क किया होता है पोजिशनिंग को बताने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन रिलीज के लिए और पार्चुरेशन प्लस मेंस्ट्रुअल फ्लो प्लस पॉपुलेशन के लिए ओपनिंग अलग अलग होती हैं। मेल में एक कॉमन पैसेज होता है, द कॉमन पैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमेशा मार्क किया रहता है। ठीक है, तो ये रीजन मैंने आपको समझाया कि आखिर लिखा कहाँ पे। स्टार्ट कहाँ से करते हैं इसको समझेंगे ध्यान से। स्टार्ट हम लोग करते हैं इसको टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। वाई? क्योंकि जो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का टैग हम लोग उस ऑर्गन को देते हैं जो गेमेट बनाने का काम करता है। क्या करता है? गेमेट बनाने का काम करता है। तो हमने इसको यहाँ पे क्या बोल दिया? टेस्टिस बोल दिया। ये बात। अब एक और क्वेश्चन आएगा जो कई बार बच्चे पूछते हैं, कहते हैं मैम कई बुक में कहीं कहीं पे TES TIS लिखा है, कहीं कहीं पे जो हमें लिखा हुआ दिखता है वो TES TES दिखता है। दोनों में फर्क ये है, अगर एक को बोला जाए देन TES TIS, अगर प्लूरल बोला जाए देन TES TES। अगर दोनों को एक साथ बोला जाए तो दोनों को अगर एक साथ मार्क कर दिया जाए तब हम यहाँ पे TES TES लिखते हैं। ये फर्क समझ आया सबको? ठीक है। Why it's known as primary sex organ? Because testis is responsible for spermatogenesis. ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलिए एक लाइन लिख देती हूँ। Spermatogenesis कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो testis is known as primary sex organ। इतनी सी बात है। Spermatogenesis का मतलब तो जानते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स occurs in testis, तो टेस्टिस इज नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें क्या हुआ? स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ। आगे देखिए, अभी तक मैंने आपको एक लेवल सिखाया है, दैट इज टेस्टिस। और ध्यान से समझेंगे क्या समझना है।
इसके अपर साइड में आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अपर प्लस बैक साइड में, दैट इज नोन एज एपिडिडाइमिस, दैट इज नोन एज एपिडिडाइमिस। अब स्पर्म्स बन रहे हैं मेल बॉडी में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा तो नहीं कि बन रहा है तो टेम्पररी टाइम के लिए कहीं ना कहीं तो होता होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, देन द आंसर इज एपिडिडाइमिस। याद हुआ क्या बोला मैंने? अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्पररी स्टोरेज कौन करेगा स्पर्म्स का, तो एपिडिडाइमिस करेगा। कौन करेगा? एपिडिडाइमिस करेगा। दूसरी बात, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आए हो, ये बता दो व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ एपिडिडाइमिस, कहाँ होता है, तो क्या दिख रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एपिडिडाइमिस इज सिचुएटेड और प्रेजेंट बिटवीन, और एपिडिडाइमिस कनेक्ट्स द टेस्टिस टू द वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस, यस और नो? एपिडिडाइमिस टेस्टिस को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, यस और नो? देखिए, कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes, ma'am. कर रहा है ना? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मैम उसको यहाँ तक वैस जो डिफरेंस भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, इससे पहले कि आपको कंफ्यूजन हो मैं ही लिख देती हूँ। इसी को ही बोलते हैं हम वास डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस। ठीक है, इसी को ही वास डिफरेंस कहते हैं हम लोग। जो डक्टस डिफरेंस आपको लिखा हुआ है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज वास डिफरेंस। ठीक है, चलिए। तो आपने एक क्या सीखा यहाँ पे? एपिडिडाइमिस। क्या सीखा? एपिडिडाइमिस। तुरंत समझ लेंगे इसको। इसके बाद सब में वन वन लाइन डाल के मैं मार्क कर देती हूँ पेज पे, ठीक है? सबसे पहले समझने पे ध्यान दें। तो ये नहीं कि पूरा ओवर हो जाए उसके बाद बोलेंगे मैम एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए आधे घंटे की पूरे लेक्चर को। आपको इंस्टेंटली जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछ लेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या समझाया है? टेस्टिस समझाया है, इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाई? किसी ने पूछ लिया, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। देन व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ दिस एपिडिडाइमिस? एपिडिडाइमिस को बोला ही जाता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, सही में कैप जैसा दिखता है, देखिए कैप जैसा नजर आ रहा है ये। तो एपिडिडाइमिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। प्लस दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एपिडिडाइमिस है इसकी पोजीशन क्या है, तो ये भी तो क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आ रहा है कि ये जो एपिडिडाइमिस है ये क्या करेगा? ये टेस्टिस को वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ये बात भी समझ आई आपको? ठीक है, तो मैंने ये अभी तक सिखाया है आपको। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी आपको जितना नजर आ रहा है ना, ऊपर ऊपर से जितना आसान लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको डराने के लिए बोल रही हूँ। इसको जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे ना, तो उतने ही डेप्थ में ये चीजें जाती हैं। आपको जो आसान सा लग रहा है यहाँ पे देखने को एपिडिडाइमिस, उसको जब ध्यान से देखेंगे ना आप, उसमें बहुत सारी चीजें जो है और ज्यादा हिडन है। क्या हिडन है तो समझिए ध्यान से। अब इस इमेज में ऐसा होता नहीं है, आपको समझाने के लिए इसको ऐसे हवा में इसे ऐसे दूर करके होता है, इसके साथ अटैच्ड है। अपना कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है? हमने बोल दिया बड़ी आसानी से कि टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जाता कैसे होगा? तो जिन छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से स्पर्म्स एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर होते हैं, उनको इफरेंट डक्ट्यूल्स कहते हैं। याद रहेगा, उनको क्या कहते हैं? इफरेंट डक्ट्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और एक तो बहुत ही आसान है, एपिडिडाइमिस के पार्ट्स को कई बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है या बताया जाता है बच्चों को। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हेड, बीच वाले पार्ट को कहते हैं बॉडी, और बैक वाला पार्ट जो कि वास डिफरेंस में खुलेगा उसको कहते हैं बॉडी
एंड टेल। किसके पार्ट्स को? एपिडिडाइमिस के पार्ट्स को। समझ आया? किसके पार्ट को? एपिडिडाइमिस के पार्ट्स को। हेड, बॉडी एंड टेल। मैं मार्क कर देती हूँ इससे पहले कि आप भूल जाए। मैंने पहले बोला था साथ के साथ ही कर दूंगी। एपिडिडाइमिस है ये रहा। एपिडिडाइमिस में क्या सीखा आपने? is responsible for temporary storage of forms। काम अगर पूछा गया तो, अगर पोजीशनिंग पूछ लिया जाए, it connects testis to vas difference। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इससे किसी को भी समझ आ जाएगा। फिर अगर इसके पार्ट्स पूछ लिए जाए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ, आप साफ साफ आपको बोलना है द एपिडिडाइमिस consists of थ्री पार्ट्स। बहुत इजी है, ये नहीं सोचना है कि बुक में नहीं है तो एक्स्ट्रा क्यों बता दिया मैंने। पूछ लिया जाता है, पार्ट है इसका तो है। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। क्या है ये? तो मैंने क्या बोला आपको? नंबर 1 इज हेड, नंबर 2 इज बॉडी बॉडी एंड नंबर 3 इज टेल। इसको याद करने में कोई दिक्कत है? कितना आसान है ये। हेड, बॉडी एंड टेल, ऐसे याद रखिए। ठीक है, ये मैंने आपको किसके 3 पार्ट्स बताए हैं एपिडेमिस। कितना आसान। अच्छा एक चीज देखिए, अगर आपसे पूछ लिया किसी ने कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, 3 पार्ट मैंने बताया ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद वास डिफरेंस। यहाँ देखिए, वास डिफरेंस के साथ डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है तीनों में से? हेड, बॉडी और टेल में से टेल कनेक्टेड है। ये देखिए नीचे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नहीं समझ आया? मैंने मैंने आपसे पूछा कि ये ऊपर वाला पार्ट तो सबसे पहले जो समझाया मैंने आपको, हेड है, ये बॉडी है। पहले इसको क्लियर करिए। मैंने बोला ये अपर पार्ट जो है ये हेड है, बीच वाला पार्ट जो है बॉडी है, मेजर पार्ट, और जो ओपन होगा वास्ट डिफरेंस। तो मैंने तो स्टेटमेंट ही यही दिया था, दैट इज टेल। तो मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया या नीट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखा कि which part of epididymis is directly connected with या adjacent to the vas difference, तब किसको मार्क करेंगे? हेड या बॉडी या टेल? मैम टेल। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन किस किस के बीच में? टेस्टिस को ये वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो आपने एपिडिडाइमिस को सीखा ही, साथ के साथ आपने उसके पार्ट्स भी सीख लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? आया आपके पास वास डिफरेंस, या जिसको हम डक्टस डिफरेंस बोलेंगे। द पैसेज पाथवे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, यानी यही ट्रांसफर करने का काम करेगा स्पर्म को। कहाँ से कहाँ लेके जाएगा? एपिडिडाइमिस में टेम्पररी स्टोरेज था, ये अब चलना स्टार्ट करेगा। चलना जब स्टार्ट करेगा तो अब देखेंगे ध्यान से, ये जो आपको यहाँ पे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपके बुक में भी बना हुआ दिखता है, और यहाँ भी जो ऐसा दिख रहा है आपको नजर आ रहा है, सेमिनल वेसिकल अपने सिक्रीशन को डाल देगा इस पैसेज के अंदर, फिर आगे चलेगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपने सिक्रीशन को डाल देगा उसके अंदर। फिर तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में
इनको एसेसरी ग्लैंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? एसेसरी ग्लैंड्स बोला जाता है। तो एक हो गया आपका सेमिनल वेसिकल, एक हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। और एनसीईआरटी बुक में जब ध्यान से देखेंगे यहाँ बना नहीं है, ऐसे छोटा सा ऐसे और ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा, दैट इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मैं लिख देती हूँ जिससे क्वेश्चन आते हैं तीनों से। अच्छा, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये हो गया सबका। आगे बढ़ूँ मैं, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? ये हो गया। यस मैम। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं accessory glands of the male reproductive system are नंबर 1, ये बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए आपको, सेमिनल वेसिकल। वेसिकल्स कर देंगे बिकॉज पेयर में है, ठीक है। तो स्टेट ग्लैंड एक ही है। नंबर 2 prostate gland. Prostate gland. Number 3 is bulbourethral gland. तब तक इन सब के सिक्रीशन को, क्या मेरा बोलने का मतलब हुआ, सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज एसेसरी ग्लैंड्स प्लस फॉर्म्स, उसको हम सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। जो कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कहीं कहीं पे सीमेन लिखा होता है, कहीं कहीं पे स्पर्म लिखा होता है। एक और चीज, अब आप सोचिए कि मैम तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ा रही थी, लेकिन किताबों में, बुक्स में कॉपर्स ग्लैंड लिखा हुआ, इसी को कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉपर्स ग्लैंड है। का ही दूसरा नाम है। तो इन सब के सिक्रीशन को प्लस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। याद रहेगा, मैं लिख देती हूँ। ये एसेसरी ग्लैंड्स याद कर लेंगे। 3 मैंने आपको एसेसरी ग्लैंड्स दिखाए हैं। कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। स्पर्म तो आपको पता है मेल गैमेट है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फीमेल के। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, secretions of all male accessory glands with forms are collectively known as semen। अब आया समझ में? तब हम लोग क्या करेंगे? इसको सीमेन करेंगे। अगर ये सारे एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, फॉर्म्स की विएबिलिटी नहीं होगी, मतलब वो लाइफ कंडीशन में खुद को नहीं रख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को समझ आया? क्लियर है? डायग्राम पे चले वापस। आगे देखिए। यस मैम। फिर हाँ, फिर आपने क्या हुआ, यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड्स जो है वो भी सीखी है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नहीं लिखा था,
वो मैंने वहाँ उस पेज पे आपको मार्क करा दिया। अब आसान है, आपको कुछ बचा ही नहीं। देन क्या आएगा आपके पास, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा इज द पैसेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन इन मेल। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एलिवेटेड थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज ग्लैंड स्टेम्स, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग है दैट इज नोन एज, आपकी किताब में सबसे नीचे देखेंगे मार्क किया होगा, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। जो ओपनिंग है एक्सटर्नल दैट इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने में कोई दिक्कत किसी को? इसको No, ma'am. समझने में कोई दिक्कत? अब एक चीज No, देखिए, ma'am. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स वगैरह तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैंने ये डायग्राम क्या समझाने के लिए आपको निकाल रखा है, क्योंकि इसके बाद कहीं आता भी नहीं और वो मिस भी हो जाता है बताने के चक्कर में, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, और बच्चे ही क्या, नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रीट टेस्टिस एंड टेस्टिस। रीट टेस्टिस भी कहते हैं, कई टीचर्स इसको रीटी टेस्टिस भी कहते हैं। समझेंगे बहुत ध्यान से, जितना कंसंट्रेशन से आप समझ सकते हैं। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ना, तो आगे आप क्या सीखेंगे कि sperms are formed within the seminiferous tubules। मतलब seminiferous tubules are situated in the testis। seminiferous tubules क्या है, टेस्टिस के अंदर है। वो सब पोजिशनिंग मैं सिखाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जो रीट टेस्टिस है, तो इसके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत ही छोटे 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 यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि क्या करेगा इस टेस्टिस के। अच्छा, एक इंग्लिश का वर्ड है जो मैंने आपको बॉटनी में भी सिखा रखा है और किडनी में भी सीखा था आपने। हाइलम वर्ड का क्या मतलब समझते हैं आप? हाइलम कोई वर्ड का, ज्वाइन हाँ वेरी गुड, मतलब ये जैसे आपने ओव्यूल में सीखा तो वहाँ पे ज्वाइनिंग थी, जैसे आपने किडनी में सीखा तो वहाँ पे ज्वाइनिंग थी। तो हम स्टेटमेंट देते वक्त क्या बोलते हैं कि नेटवर्क ऑफ डेलिकेट ट्यूब्यूल्स located in the hilum of the testicle that carries sperm from the seminiferous tubule। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और यहाँ जो आपको और ट्यूब लाइक नजर आ रहा है, जिसके बारे में अभी तुरंत मैंने आपको समझाया था, जिसको हम लोग ईफरेंट डक्ट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईफरेंट डक्ट्स बोलते हैं। तो अगर कल को जाके आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि स्पर्म्स को इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ईफरेंट डक्ट्स तक लेके जाने का काम करेगा, द आंसर विल बी रीट टेस्टिस। समझ आया? आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर कोई आपसे पोजिशनिंग पूछे कि व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ रीट टेस्टिस, तो ये टेस्टिस के हाइलम वाले पार्ट पे अवेलेबल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइलम? तो हाइलम वो पार्ट है जहाँ पे ये जो सारे छोटे छोटे डक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, डक्ट्स जो हैं ऑब्वियस है कहाँ जुड़ रहा है, क्या इस पूरे यहाँ अटैच हो रहा है क्या? नो। यहाँ अटैच हो रहा है क्या? नो। इन सब जगह पे तो अटैच हो ही नहीं रहा, कहाँ अटैच हो रहा है? तो इस पोर्शन पे अटैच हो रहा है, तो ऑब्वियस है इसी को हाइलम बोलेंगे यहाँ पे। तो हाइलम वाले पार्ट पे ये सिर्फ आपको देखने को मिलता है। एक मैं आपको जहाँ लिख रही थी, थोड़ा स्पेस तो है अवेलेबल, हाँ यहाँ बिल्कुल है। एक मैं रीड टेस्ट आपको पूछा जाता है।
नेटवर्क ऑफ डेलिकेट ट्यूब्यूल्स का क्या मतलब होता है? जब कहीं पे ट्यूब्स ऐसे हों, इतने थिन हो ना कि उसके लिए कोई शब्द ना मिले, उसके लिए कोई वर्ड ना मिले, तो हम वहाँ पे ट्यूब्यूल लिखते हैं। ट्यूब लिखना भी जब हम फेल हो जाए उसमें ट्यूब लिखने में, इतना ज़्यादा सुपर थिन होगा, तो वहाँ पे बायो में ट्यूब्यूल्स टर्म का यूज़ किया जाता है। तो नेटवर्क ऑफ डेलिकेट ट्यूब्यूल्स, ट्यूब भी नहीं बोल रहे हैं हम लोग, लोकेटेड इन द phylum of the testicle that carries sperm from the seminiferous views to the different ducts। अब समझ आया या नहीं आया? समझ आया सबको? ये आपने रीड टेस्ट सीखा, एक और आएगा एक्सप्लेनेशन में, जब समझाऊंगी आपको, यहाँ भी वापस आएगा। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. मैम थोड़ा सा लास्ट लाइन एक बार दिखाएंगे। यस मैम। हाँ मैम, डन। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करेंगे, अब टाइम नहीं लगना आपको। बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नेम द प्राइमरी organ in human male, क्या होगा? Ma'am, आंसर testes. टेस्टिस। मैंने दोनों में फर्क समझा दिया आपको। देन नेक्स्ट वन, which structure joins या connects, which structure connects testis to vas deferens? आंसर आंसर क्या होगा इसका? Ma'am, epididymis. वेरी गुड। देन ये समझ आ गया, बहुत बड़ी बात समझ आ गई आपको, ठीक है? पोजिशनिंग समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? देन क्या हो गया? सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कार्पर्स। याद हो गया सिस्टिक ग्लैंड आपको, है ना? उसके साथ जब आप ऐड करेंगे स्पर्म को, तब सीमेन बोलेंगे, नहीं तो सिर्फ स्पर्म बोलेंगे हम लोग। ये रहा
question. स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। This for transfer of male gametes into female reproductive tract. Answer. Ma'am, insemination. Very good. insemination. Insemination. Done. Mention account for, ताकि आपको याद हो, बस इसलिए ये क्वेश्चन दे चाइल्ड पार्चुलेशन। Posterior. Tube-like structure. Epididymous to urethra in male. अब क्या हो? ट्यूबलाइट लिखी थी, आंसर छुपा हुआ है इसमें। That's different. लास्ट तक हो गया, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, आगे चल रही हूँ। 7 question. Mention the purity of Bible. क्या लिखेंगे? कई बार मेरे ख्याल से जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से तो कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है। बॉटनी जूलॉजी हर बार आता है, कहीं भी जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड ही बनेगा तो Oh. रहना होगा। The formation of cells, gametogenesis. What do you understand by blastocyst? It's 16 to 32 cell stage that gets implanted on uterine wall. And fine.
इम्प्लांटेशन, अभी ब्लास्टोसिस्ट अभी अभी सिखाया मैंने आपको, इसी को फेनोमेना में डाल देंगे, यही जब अटैच होगा यूट्रस की वॉल बन जाएगा अटैचमेंट Attachment of of blastocyst to the blastocyst uterine wall. to the uterine Uterus. is known as implantation. इतना सारा न्यू टर्म जो है वो आपने सीखा है, सब कुछ जितना अच्छा सीखा है उतना ही अच्छा याद करके भी रखेंगे, तब कोई बात होगी, ठीक है। सब वैनिश हो जाएगा, दिमाग से गायब हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है मेरे इतने मेहनत करने का, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. ma'am.